हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में मौर्य प्रशासन देखते हैं। मौर्य प्रशासन में सबसे पहले सप्तांग सिद्धांत, इसको कौटिल्य ने दिया था। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। राजा राजा जो किसी भी राज्य का संप्रभु होता है, और उसके बाद पुरोहित या आमात्य। आमात्य को हम मंत्रिमंडल के तौर पे देख सकते हैं। तीसरा होता है जनपद, और चौथा है दुर्ग। उसके बाद 5वां राजकोष होता है, छठा सेना होती है, और 7वां मित्र। मित्र यानी कि किसी भी राज्य के पड़ोसी देश, उनसे राज्य को मित्रता का संबंध रखना चाहिए। मौर्य साम्राज्य में पुरोहितों की नियुक्ति उपधा परीक्षण के बाद होती थी। उपधा परीक्षण का मतलब होता है उनके चरित्र की भलीभांति देख रेख करके फिर उसके बाद उनको पुरोहित या अमात्य के पदों पर नियुक्त किया जाता था। प्रशासन, मौर्य साम्राज्य की सबसे जो बृहद इकाई थी वो साम्राज्य थी। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिसको चक्र कहते थे। साम्राज्य का जो संप्रभु होता था वो राजा होता था। प्रांतों को कुमार या आर्यपुत्र के अधीन रखा गया था। ये राज परिवार से संबंधित व्यक्ति या उनके पुत्र होते थे। इनकी प्रशासनिक सहायता के लिए महामात्र नामक अधिकारी रखा गया था। प्रांतों को आहार या विषय में बांटा गया था, और विषय का जो शासन था वो विषयपति के हाथों में था, और विषय को स्थानीय में बांटा गया था। ये 800 ग्रामों का समूह होता था। ये स्थानिक नामक अधिकारी के अधीन था। उसके स्थानिक के अधीन गोप होता था, जो 10 ग्रामों पर शासन कार्य देखता था, और गोप के अधीन सबसे निचली इकाई ग्राम होती थी, और ग्राम का जो प्रशासन था वो ग्रामिक नामक व्यक्ति के हाथ में थे, जैसे कि गांव का मुखिया है। ये सरकार द्वारा नियुक्त नहीं होता था, ये जनता द्वारा निर्वाचित होता था। केंद्र और स्थानीय प्रशासन के मध्य एक संपर्क अधिकारी होता था, जिसको युक्त कहते थे। केंद्रीय शीर्ष अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, जैसे पुरोहित या महामात्य। ये आज के अगर प्रशासन के या शासन के तौर पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री जैसे होता है, तो राष्ट्रपति के अधीन प्रधानमंत्री होता था। उसी तरीके से जो महामात्य है वो प्रधानमंत्री का पद होता था। उसके बाद सेनापति युद्ध मंत्री होता था। युवराज राजा के पुत्र था। समाहर्ता वित्त मंत्री कहलाता था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष, जो राजकीय कोष होता था उसका अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा एक न्यायाधीश होता था, जो फौजदारी मामले देखता था। मौर्य काल में तीर्थों की कुल संख्या 18 थी। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में 4 प्रांत थे, और अशोक ने कलिंग को विजय करके उसको 5वां प्रांत बनाया था। वो 5 प्रांत निम्न प्रकार हैं: उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी राजधानी थी। अवंत की राजधानी उज्जैनी। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, और कलिंग की राजधानी तोसली। जो बड़े नगर होते थे उनके नगर का प्रशासन कुल 30 सदस्यीय समिति के हाथों में थी। तो 30 सदस्यीय समितियां जो है वो 6 भागों में बांटी गई थी। उसकी 6 समितियां थीं, प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। रक्षिणी नामक अधिकारी नगर पुलिस व्यवस्था का कार्य देखता था। एग्रोनोमोई नामक जिला अधिकारी था, जो मार्ग निर्माण का कार्य करता था। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में मौर्य काल में न्यायालय 2 प्रकार के थे, एक धर्मस्थीय, दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी मामले देखता था। कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी मामले देखता था। इसमें राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विवादों का निवारण जो है वो कंटक शोधन न्यायालय द्वारा किया जाता था। बड़े नगरों में न्यायाधीश रज्जुक कहलाते थे। ये दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पे होते थे। प्रादेशिक जो है फौजदारी मामलों की देखभाल करता था। गुप्तचर, मौर्य काल में गुप्तचर के बारे में विस्तृत वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है, और ये प्रशासन का मुख्य हिस्सा होते थे।
अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया था। गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, एक संस्था, एक संचार। जो संगठित होकर अस्थायी स्थान पे कार्य करते थे वो संस्था कहलाते थे, और संचार जो जनता के बीच में भ्रमण करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे उनको संचार कहा जाता था। मौर्यकालीन सेना, जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी वो चतुरंगिणी सेना कहलाती थी। इसमें पैदल, अश्व, हाथी और रथ सेना होते थे, यानी कि चार हो गए। एक पैदल सेना हो गई, दूसरा अश्व सेना हो गई, तीसरा हाथी पे जो उच्च वर्ग के अधिकारी होते थे वो, और उसके बाद रथ। ये चार प्रकार की चतुरंगिणी सेना हो गई। और मौर्य काल में एक नौसेना भी होती थी, क्योंकि उसके नवाध्यक्ष का वर्णन मिला है। नवाध्यक्ष यानी कि जो नौसेना का अध्यक्षता करता था। युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नायक होता था उसको 12,000 पण दिए जाते थे। पण मौर्यकालीन मुद्रा है। प्लिनी ने इंडिका पुस्तक का उदाहरण लेते हुए कहा है कि इंडिका में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी और 800 रथ शामिल थे। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। मौर्यकाल में सिक्के जो प्रचलित थे वो सबसे प्रचलित सिक्का था पण। पण 3/4 तोला चांदी का सिक्का होता था। दूसरा सिक्का था सुवर्ण। सुवर्ण सोने का सिक्का होता था। तीसरा सिक्का था मासक। मासक तांबे का सिक्का होता था। चौथा काकड़ी। काकड़ी तांबे का छोटा सिक्का होता था। वेतन, निम्न अधिकारियों को 60 पण तथा सर्वोच्च अधिकारी को 48,000 पण तक वेतन दिए जाते थे। वेतन नगद रूप में दिए जाते थे। कर व्यवस्था, भूमि प्लस सिंचाई कर मिलाकर उपज का 1/2 भाग वसूल किया जाता था। इसमें कुछ करों के नाम निम्न प्रकार से हैं। सीता राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय कहलाती थी। इसका जो अध्यक्ष होता था वो सीता अध्यक्ष कहलाता था। भाग उपज का हिस्सा होता था, ये भाग नामक कर। प्रवेश्य, आयात कर को प्रवेश्य कहा जाता था, और निष्क्राम्य, निर्यात कर को निष्क्राम्य कहा जाता था। मौर्य काल में ताम्रलिप्ति और भृगुकच्छ नामक बंदरगाह थे। ताम्रलिप्ति जो पूर्वी भारत पे के बंदरगाह था, और भृगुकच्छ पश्चिमी भारत का बंदरगाह था। प्रलय नामक कर आपातकाल के लिए लिया जाता था कि ताकि युद्ध के समय अथवा ओलावृष्टि या अधिक वर्षा होने पर अथवा सूखा पड़ने पर लोगों को अनाजों की कमी नहीं होनी चाहिए। हिरण्य, नगद में ली जाने वाली राशि को हिरण्य कहा जाता था। सामाजिक दशा। अर्थशास्त्र के अनुसार समाज 4 वर्णों में बटा है, लेकिन मेगस्थनीज यहाँ के समाज को कार्यों के आधार पर 7 वर्णों में बटा हुआ मानता है। कौटिल्य के अनुसार भारत में दास थे, यानी कि दास प्रथा यहाँ विद्यमान थी, लेकिन मेगस्थनीज ने कहा कि भारत में किसी भी प्रकार की दास प्रथा नहीं थी। धन्यवाद।